मैं आप सबको कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ जो कि हमारे प्रीवियस आईआर के वीडियो से रिलेटेड रहेंगे। उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी स्टफ। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब आते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक पे जो कि है रियलिज्म। आज के टॉपिक में हम रियलिज्म के ओरिजिन, अजम्पशन और प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म को देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब आते हैं हम लोग ओरिजिन ऑफ रियलिज्म की ओर। जैसा कि आइडियलिज्म थ्योरी 1920s के टाइम पीरियड में इंटरनेशनल रिलेशन को समझाने के लिए बहुत ही बेस्ट थी, बट 1930s और 1940s में ऐसे कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आए जिसके वजह से आइडियलिज्म थ्योरी वहाँ पे फेल हुई और वहाँ से एक न्यू थ्योरी, एक न्यू अप्रोच की हमें ज़रूरत पड़ी आईआर को समझने के लिए। और वो जो न्यू अप्रोच था वो पेसिमिस्टिक अप्रोच था। ऐसे बहुत सारे एंशिएंट थिंकर्स हैं जैसे थ्यूसाइडिडीज, निकोला मैकिलेव और थॉमस हॉब्स, जिन्होंने ह्यूमन नेचर को पेसिमिस्टिक व्यू पॉइंट से समझाया है। और इन्हीं सबके थॉट्स और व्यूज़ को उठाते हुए हमारे 1930s और 1940s के थ्योरिस्ट ने एक न्यू थ्योरी बनाई और उसको नाम दिया रियलिज्म का। अब उसको नाम रियलिज्म का इसीलिए दिया क्योंकि वो मानते थे कि रियलिज्म जो है वो एक्चुअल फैक्ट और एक्चुअल कंडीशन बताता है इंटरनेशनल सोसाइटी का। तो अब हम लोग बात करते हैं जो हमारे एंशिएंट थिंकर्स हैं उनके थॉट के बारे में। तो सबसे पहले हमारे आते हैं थ्यूसाइडिडीज। उनकी बुक द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर में हमें बहुत सारे रियलिस्ट अजम्पशन मिल जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर में मेनली उन्होंने एथेंस और स्पार्टन के बीच में जो वॉर हुआ था 431 बीसी से 404 बीसी तक, उसके बारे में लिखा है। इस वॉर का जो मेन रीज़न था वो ये था कि स्पार्टा को एथेंस के बढ़ते हुए पावर से इनसिक्योरिटी होने लगी थी। एथेंस के पास पावर बढ़ने के कारण जो बैलेंस ऑफ पावर था वो सारा एथेंस के तरफ शिफ्ट हो रहा था और इसीलिए स्पार्टन्स ने अपनी एक अलायंस बनाई और फिर वॉर की स्टार्टिंग की। अब यहाँ से हमें दो टर्म का पता चलता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रियलिस्टिक व्यू के लिए, जो कि है सिक्योरिटी डिलेमा और बैलेंस ऑफ पावर। अब सिक्योरिटी डिलेमा मेनली डील करता है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट से और बैलेंस ऑफ पावर मेनली डील करता है पावर से, कि पावर को इंक्रीज करते रहना चाहिए हर एक स्टेट को अपनी सुरक्षा के लिए। अब थ्यूसाइडिडीज का जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग शुड रूल द वीक एंड दे हैव द पावर टू डू सो। सो थ्यूसाइडिडीज ने इंटरनेशनल रिलेशन में एक और चीज़ एनार्की के इशू पे भी इनलाइटमेंट किया है। थ्यूसाइडिडीज बोलते हैं कि वेयर देयर इज नो ओवरआर्किंग अथॉरिटी द ओनली वे टू मेंटेन ऑर्डर इज थ्रू सम फॉर्म ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। एनार्की सबसे पहले ये होती है कि एक ऐसा सिस्टम जहां कोई ऊपर में आपको रूल करने वाला ना हो, आप पूरी तरीके से फ्री हो। और इंटरनेशनल रिलेशन कुछ इसी तरीके का है जहां पे हर कंट्री को अपनी सिक्योरिटी और अपना पावर कंटिन्यूस बढ़ाना पड़ता है ताकि वो सिक्योर रह सके, क्योंकि कोई ऐसा सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है या सोवर्जिनिटी नहीं है जो उन पे रूल कर सके। तो अब बात करते हैं हम लोग मैकियावेल के व्यू पॉइंट की, जो उन्होंने अपनी बुक द प्रिंस में लिखी है। मैकियावेल कहते हैं कि लीडर्स प्राइमरी कंसर्न इज टू प्रमोट नेशनल सिक्योरिटी। जो एक लीडर है उसका जो प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए वो उसके नेशनल सिक्योरिटी को प्रमोट करना होना चाहिए। द लीडर नीड टू बी अलर्ट एंड कोप इफेक्टिवली विथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल थ्रेट टू हिज रूल। ही नीड टू बी लायन एंड अ फॉक्स। सिंपली एक रूलर को इतना अवेयर होना चाहिए कि उसके इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स क्या क्या हैं और उसको ब्रेव भी होना चाहिए एज अ लायन और चालाक भी होना चाहिए एज अ फॉक्स।
अब सबसे जो मेन उनका व्यू है वो ये है कि रूलर शुड ओबे द एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर देन द कन्वेंशनल रिलीजियस मोरालिटी। मतलब एक रूलर जो है वो अच्छा हो सकता है, बट जब भी कभी उसके स्टेट के सर्वाइवल की बात आए तो उसको वायलेंस भी करना पड़े तो वो उसके लिए नेसेसरी हो जाता है। उसको जो भी टूल उस टाइम में नेसेसरी लगे वो यूज़ कर सकता है अपने स्टेट के सर्वाइवल के लिए। अब बात करते हैं हम लोग थॉमस हॉब के बारे में, जिन्होंने अपने बुक लेवाइथम में स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बात किया है, जिसमें उन्होंने रियलिस्ट प्रिंसिपल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इनकॉर्पोरेट किया है, जो कि है स्टेट ऑफ एनार्की। उसमें उन्होंने कहा है दैट विदाउट अ वर्ल्ड गवर्नमेंट द सिस्टम इज सब्जेक्ट टू अ स्टेट ऑफ एनार्की एंड अ वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन। कि अगर एक वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं हुआ, सारे स्टेट को साथ में लेके चलने वाला एक प्रॉपर रेगुलेशन नहीं हुआ, तो वो एक सिचुएशन बन जाता है कि हर एक आदमी की जंग हर एक आदमी से रहेगी। मीन्स हर एक स्टेट अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे स्टेट से वॉर कर सकता है। और यही सारे प्रिंसिपल्स को 1930s और 1940s के दौरान जो हमारे रियलिस्ट थिंकर्स थे उन्होंने लिया, और उन्होंने उस ह्यूमन नेचर की सिमिलैरिटी को इंटरनेशनल रिलेशन के बिहेवियर से कंपेयर किया, तो उनको बहुत सारी चीज़ सिमिलर मिली। इसीलिए रियलिज्म को हम लोग एक तरह से बोलते हैं कि वो ह्यूमन रूट से आया, ह्यूमन बिहेवियर के रूट से भी आया है। अब हम लोग बात करते हैं रियलिज्म के बेसिक अजम्पशन की। तो सबसे पहला जो अजम्पशन आ जाता है वो यही है कि नेशन जो है हमारा, वो हमारा प्राइमरी एक्टर है इंटरनेशनल रिलेशन का। अदर बॉडी एग्जिस्ट करती हैं बट एज एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, बट उनकी पावर बहुत ही लिमिटेड है एज कंपेयर टू स्टेट, ऐसा रियलिज्म मानता है। दूसरी चीज़ कि जो स्टेट है वो एक यूनिटरी एक्टर है और एक रैशनल एक्टर भी है इन परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। जो हमारा स्टेट है वो एक अकेला यूनिटरी एक्टर है किसी भी चीज़ को, किसी भी डिसीज़न को परफॉर्म करने के लिए इंटरनेशनल रिलेशन पे। और जब बात आती है डिसीज़न मेकिंग की, तो उस टाइम में वो एक रैशनल एक्टर होता है। और वहाँ यहाँ पे जो रैशनल का मीनिंग है वो एक्चुअली ये है कि स्टेट के सर्वाइवल की बात हो या स्टेट के फ़ायदे, नेशनल इंटरेस्ट की बात हो, तो वहाँ पे जो भी डिसीज़न लिए जाएंगे, चाहे वो वॉर के ही डिसीज़न क्यों ना हो, वो सही होंगे, वो रैशनल होंगे। यहाँ पे ऐसे कोई भी डिसीज़न जो मोरालिटी पे बेस्ड हो, वो सारे रियलिज्म में उसको रैशनल नहीं माना जाता है। अब रियलिज्म ये सजेस्ट करता है कि जितने भी लीडर हैं उन सब का जो भी अपना मोरल होगा, उन सबको साइड में रखते हुए उनका जो मेन ध्यान रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए कि कैसे अपने स्टेट को आगे बढ़ाया जाए इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में। क्योंकि जो रियलिज्म है वो मेनली ये बिलीव करता है कि इंटरनेशनल रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्पिटिटिव तरीके से ही चलता है। लास्टली और फाइनली उसका ये अजम्पशन है कि जो स्टेट है वो एक एनार्की में रहता है। मतलब इंटरनेशनल रिलेशन में एक एनार्की सिस्टम है जिसमें कोई भी ऐसा सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है जो एक रूल और रेगुलेशन ला सके पर्टिकुलर स्टेट्स पे। सो स्टेट को अपनी सर्वाइवल खुद करनी होगी और स्टेट हमेशा उसके लिए ट्राई करता रहता है, अपनी पावर बढ़ाता रहता है, अपनी नेशनल सिक्योरिटी बढ़ाता रहता है। वो बाय थ्रू मिलिट्री, मिलिट्री इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, अपने मिलिट्री पावर को बढ़ाना, ये सब हमारा स्टेट ऑफ एनार्की में आ जाता है। अब बात करते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म की, कि ऐसे कौन कौन से वो प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर रियलिज्म वर्क करता है। तो सबसे पहला है, स्टेट हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले सर्व करता है। स्टेट का जो प्राइमरी कंसर्न रहता है वो उसका नेशनल इंटरेस्ट रहता है, ऐसा रियलिज्म कहता है। अब नेशनल इंटरेस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो सबसे पहला है सेल्फ प्रिजर्वेशन, दूसरी है मिलिट्री सिक्योरिटी, तीसरी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कि कैसे एक स्टेट की इकोनॉमी बढ़े और एक्सपैंड हो, फोर्थ इज इन्फ्लुएंस ओवर अदर स्टेट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि बाकी जो कंट्रीज हैं उस पर भी अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखना। सेकेंड पॉइंट इज सर्टेनिटी इज पावर। नाउ जो हम आईआर पढ़ते हैं तो आईआर में रियलिज्म मेनली फोकस करता है कॉन्फ्लिक्चुअल और
कॉम्पिटिटिव साइड ऑफ आईआर के बारे में, मतलब कि कोई भी स्टेट जो है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बना रहता है। तो मेन फोकस जो करना है हर स्टेट को अपनी पावर को इंक्रीज करने पे, क्योंकि अगर इस डेंजरस और हार्श प्लेस में रहना है तो हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी और उसके लिए हमें अपनी पावर को हमेशा इंक्रीज करते रहना होगा। और जो मोस्ट रिलायबल फॉर्म है पावर की एक स्टेट की वो होती है मिलिट्री पावर। सो सर्टेनिटी ऑफ पावर हमें ये बताता है। तीसरी चीज ये आती है कि प्राइमरी इंटरेस्ट ऑफ स्टेट इज सेल्फ प्रिजर्वेशन। जो प्राइमरी इंटरेस्ट होता है एक स्टेट का वो रहता है खुद की सुरक्षा करना और खुद का संरक्षण करना। उसके लिए वो क्या करती है, पावर को सीक करती है, अपने पावर को बढ़ाती है, जिसके कारण वो अपने आप को प्रिजर्व रख सकती है। फोर्थ पॉइंट इज मोरल बिहेवियर कैन बी रिस्की। रियलिज्म का सबसे जो हम लोग बोलेंगे मेन पार्ट यही है कि मोरल बिहेवियर नहीं होना चाहिए एक स्टेट को चलाते टाइम में, क्योंकि मोरल बिहेवियर बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है। क्योंकि ये मानते हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो पूरा एनार्की बेस्ड है, जहाँ पे आपको कभी भी खतरा हो सकता है, कोई आप पे कभी भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे आप अपने फॉरेन पॉलिसीज़ हों या कुछ भी हों उसको हम लोग मोरल बिहेवियर से ना देख के हमें अपने सेल्फ इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन नेचर इज इगोइस्टिक एंड डिज़ायर पावर। सो आईआर के अंदर जो हमारा रियलिज्म है वो ये कहता है कि जो भी हमारे स्टेट का बिहेवियर है वो ह्यूमन नेचर से ही निकल के आता है। और रियलिज्म पूरा का पूरा पेसिमिस्टिक व्यू के ऊपर चलता है, तो वो ह्यूमन नेचर को भी पेसिमिस्टिक व्यू पॉइंट से ही देखता है। सो वो कहता है कि ह्यूमन का नेचर जो है वो इगोइस्टिक होता है और उसको पावर सीक करने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। सो जो सेंट्रल एजम्पशन है इस पूरे के पूरे रियलिस्टिक व्यू का वो यही है कि रियलिस्ट ये मानते हैं कि सेल्फिशनेस, एपेटाइट फॉर पावर और इनएबिलिटी टू ट्रस्ट अदर, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें हेल्प करती हैं इंटरनेशनल रिलेशन को रन करने में। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो इसी पे चलता है और जो हमारी हिस्ट्री है उससे हमें यही पता चलता आ रहा है कि क्यों वॉर होते हैं और क्यों एक स्टेट वॉर के लिए जाती है। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म एंड होता है और अब मैं इस पूरे चैप्टर को कंक्लूड करता हूँ। अब यहाँ पे इस चैप्टर की समरी को देखते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। सो रियलिज्म जो है वो पेसिमिस्टिक व्यू पॉइंट के ऊपर काम करता है। दूसरा, रियलिज्म जो है मेनली कॉम्पिटिटिव और कॉन्फ्लिक्चुअल साइड दिखाता है इंटरनेशनल रिलेशन का। तीसरा कि जो हमारा रियलिज्म है वो मेनली स्ट्रगल है सेल्फ इंटरेस्ट का, सोवन स्टेट का, और मेनली जो स्टेट है वो परमानेंट एनार्की में है और यहाँ पे हर एक स्टेट को स्ट्रगल करना पड़ता है अपने सेल्फ इंटरेस्ट, अपनी सोवर्जिनिटी को मेंटेन करने के लिए। फोर्थ इज जो इंटरनेशनल सिस्टम है वहाँ मोरल और वैल्यू फ्री इन्वायरमेंट है। वहाँ पे अगर आप अपनी मोरालिटी ले आओगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। एक स्टेट को हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए काम करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल जो हमारी सोसाइटी है उसमें आपको कोई ऐसा सुप्रीम पावर नहीं है जो आपको रूल कर सकता है। तो एक वॉर का खतरा आप पे हमेशा बना रहता है। और लास्ट पॉइंट इज कि अगर आपको इंटरनेशनल सिस्टम और इंटरनेशनल सोसाइटी में अपने आप को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है और बचाना है, वो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस ऑफ पावर से ही हो सकता है। अगर आप स्ट्रांग हो तो आप सरवाइव करोगे और अगर आप स्ट्रांग नहीं हो तो आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं। आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने एक्चुअली रियलिज्म को देखा, जाना। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम लोग जानेंगे कि हैंस मॉर्गनथाउ जो हमारे 1930s और 1940s के टाइम पीरियड के सबसे प्रोमिनेंट रियलिस्ट थ्योरिस्ट थे, उन्होंने 6 प्रिंसिपल्स दिए थे रियलिज्म के ऊपर। उस प्रिंसिपल्स को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।